हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सिन्हा। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के अबाउट में बहुत सारा चीज जाना कि किस प्रकार से घनानंद ने किस प्रकार से घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। आखिर उनके जीवन में क्या कुछ रोल निभाई चाणक्य पंडित ने। आखिर घनानंद ने किस प्रकार से चाणक्य पंडित की बेइज्जती करा, जिसको आप विष्णुगुप्त भी कह के पुकार सकते हो, कौटिल्य भी बोल सकते हो, सब एक ही नाम है ना। तो किस प्रकार से जो चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं या फिर विष्णुगुप्त हैं, ये तीनों एक ही नाम है। इस चीज को आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। और ये एक बहुत बड़े, कह लो कि बहुत अलग लेवल का विद्वान थे और इनको युद्ध नीति, जीवन में रणनीति, राजनीति शास्त्र, हर एक लेवल का अलग अलग इनको ज्ञान था। इन्होंने अर्थशास्त्र का भी रचना करा। अर्थशास्त्र को जब आप पढ़ोगे जाकर के पूरा डिटेल में, तो पूरा का पूरा मौर्य प्रशासनिक प्रशासन के क्षेत्र में जो भी कैसे प्रशासन को मजबूत किया जाए, इस विषय पे लिखा हुआ है। तो जो आपका कौटिल्य पंडित थे, ये किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करते हैं इनको सफलता दिलाने में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना अन्य छोटे छोटे राजाओं को मिला करके करीब 6 लाख का सैनिक बना करके घनानंद जैसे महान प्रतापी तेजस्वी शासक को पराजित कर दिया। ये कम बड़ी बात इतिहास में नहीं है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता मिल जाता है, तो वो इतना बड़ा अखंड भारत पे मात्र मतलब एक लोगों के द्वारा पूरे भारत पे शासन किया जाना, ये पूरा का पूरा इतिहास में फर्स्ट टाइम देखा गया था। इससे पहले कोई ऐसा व्यक्ति आए ही नहीं थे जो इतना बड़ा शासन क्षेत्र पे अकेले शासन कर रहे थे, है ना। मतलब समझिए कि केंद्र लेवल पे ये चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रही थी और पूरा का पूरा भारत इनके अंदर था। और भारत में अलग अलग प्रांत के रूप में बटी हुई थी, अलग अलग महाजनपद थी। और सभी महाजनपद को ये अपने में मिला रखे थे। जितने भी महाजनपद के अलग अलग राजा थे, सब चंद्रगुप्त मौर्य को टैक्स पहुंचाते थे, सब चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर थे। अगर आपको समझना है एकदम देसी भाषा में, तो चंद्रगुप्त मौर्य नरेंद्र मोदी थे। और जितने भी हमारे अलग अलग, कह लो कि आपका अलग अलग स्टेट है, जैसे योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार का, इसी प्रकार से जो भी अलग अलग जगह का जो मुख्यमंत्री है, सब लोग किसके अंदर आते हैं? नरेंद्र मोदी के अंदर ही है। तो इस प्रकार से जो अन्य राजाएं थे वो किनके अंदर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर थे। जो केंद्रीय शासन को संभालने का काम करते थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य करते थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वाले जो मेरा वीडियो है उसको आप जाकर अच्छे से पढ़ लो, पूरा का पूरा डिटेल में जाकर के बाबू आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा रिकैप कर दिए कि आपको चीजें समझ में आने लगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद शासक बन के कौन आता है? बिंदुसार राजा बन के आता है। ये शासक बनता है कौन? बिंदुसार। और कह लो कि लगभग 298 ईसा पूर्व का समय रहता है। और इसी समय में जो बिंदुसार हैं, किनके बेटे? चंद्रगुप्त मौर्य के, वो राजा बन के आते हैं। और मौर्य वंश का एक महान प्रतापी शासक में से एक ये भी रहता है बिंदुसार, एक बहुत बड़ा नाम है। एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना कि जो बिंदुसार है, इसको अमित्र घात कह के भी पुकारा जाता है। अब आप बोलोगे सर ये अमित्र घात का मतलब क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो अमित्र घात जो होता है ना बाबू, अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु का विनाश करने वाला। मतलब जितने भी शत्रु थे साम्राज्य में, उस वक्त अमित्र घात के नाम से ये प्रसिद्ध हो चुके थे बिंदुसार। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा थे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब आप सोचो, बोए बीज बबूल का आम कहाँ से होए, ये कहावत है ना। तो इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो महान तेजस्वी शासक थे, तो बेटा कैसे बुर्बक हो जाएगा? कॉमन सेंस है। एक महान तेजस्वी वीर का जो मतलब जो वीर शासक का जो पुत्र होगा, वो स्वाभाविक है कि अपने पिता को देख के बहुत सारा गुण सीखेगा। और कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही पैदा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो शक्ति उनके पिता में जज्बा थी, शक्ति थी, एक ताकत थी, वो शक्ति ताकत जज्बा बेटा में भी देखने को मिलेगी। तो बिंदुसार भी अपने पिता के तरह एकदम महान शक्तिशाली था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य में थोड़ा सा दयापूर्ण था, मतलब कहीं ना कहीं वो जैन धर्म को अपना रखे थे। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, वो थोड़ा सा जो दुश्मन वगैरह जो भी है, उसको कोशिश करते थे अपने अधीन कर लेने का, लेकिन जान से मारने का उतना प्रयास नहीं करते थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर थोड़ा सा दया वाला भी गुण देखने को मिला है। लेकिन बिंदुसार ये किसी को बकसने वाला नहीं था। जो दुश्मन है भाई, उसको मार दो, खत्म कर दो। क्योंकि बिंदुसार एक ही बात कहा कि यदि बाबू सांप को तुम घर में पालोगे,
तो भूख लगने पर एक ना एक दिन तुमको डस लेगा, ठीक ना? शेर को अगर तुम अपने घर में रखोगे तो अगर उसको खाना टाइम टू टाइम नहीं दोगे, तो मौका देखने के साथ वो तुमको भी खा जाएगा, ठीक है? यही बात बिंदुसार के मन में था और बिंदुसार जो है किसी भी दुश्मन को जान से ही मार देता था। मतलब छोड़ने वाला किंतु परंतु कुछ नहीं, कोई अधीन उधीन नहीं। देख लिया कि टसमस थोड़ा सा भी डाउनफॉल कुछ दिख रहा है, सीधे जान से ही मार देने का काम था किसका? बिंदुसार का। और बिंदुसार को बाबू अमित्र घात कह के पुकारा गया है इतिहास में। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप गवर्नमेंट पेपर दो, चाहे वो दरोगा बीपीएससी, चाहे अन्य जो भी पुलिस की पेपर हो, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, कहीं भी इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से अमित्र घात, ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाश कर देने वाला स्वामी, ठीक है? और बिंदुसार को जैन साहित्य में कह लो कि जैसे सिंह सेन कह के पुकारा गया। जैन साहित्य अगर पढ़ोगे तो बिंदुसार के बारे में अगर पढ़ाई करोगे जैन साहित्य में जाकर के, तो सिंह सेन नाम से पुकारा गया है, सिंह सेन नाम से, ठीक है? यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और सीमा प्रांत वाला जो क्षेत्र है तुम्हारा, तक्षशिला देख लो। तक्षशिला क्षेत्र में हुआ क्या था कि बहुत अलग लेवल का विद्रोह खड़ा हो गया था, किसके अगेंस्ट में? बिंदुसार के अगेंस्ट में। क्योंकि बिंदुसार ऐसा था कि ये अपने दुश्मन को डायरेक्ट टपका ही देता था, जान से ही मार देता था। तो बहुत सारा क्षेत्र ये सब चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि जान से मार देना ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आप जान से मार दोगे, उसके जो स्वाभाविक मित्र हैं वो सब भड़क पड़ेंगे, उनके घर वाले भी विद्रोह करेंगे, उनके समाज मोहल्ला वाले भी विद्रोह करेंगे। मान लो कि नरेंद्र मोदी आपके इलाका का कोई डॉन को खत्म करवा दिया, मरवा दिया, क्योंकि बड़ा नेता है, कुछ भी करा सकता है। जब बड़ा है तो पैसा से भी बड़ा है, तो कुछ करा देगा। तो आप लोग स्वाभाविक है कि आप नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में पर्चा निकालोगे, उसका पुतला को जलाओगे और भी अन्य अन्य गतिविधि करोगे, जिससे कि नरेंद्र मोदी के जो इज्जत है उस पर ठोस पहुंचे, विद्रोह करोगे, है ना? तो वही चीज जो बिंदुसार के मन में हमेशा था ना, मतलब कह लो कि भाई जो विनाश कर देता था, शत्रु को मरवा ही देता था। तो हर जगह से विद्रोह तो नहीं होता था, लेकिन कुछ ऐसे जगह थे जहाँ के जो फेमस लोग मारे जाते थे, फेमस राजा मारा जाता था, वहाँ से कुछ कुछ विद्रोह निकल के आता था। तो तक्षशिला वाले क्षेत्र में ये जो गतिविधि चल रहा था बिंदुसार का, एक डिक्टेटरशिप टाइप का, इस गतिविधि जो चल रहा था, इसको पसंद नहीं कर पा रहे थे तक्षशिला वाले लोग। तक्षशिला वाले लोगों को पच ये नहीं रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसा मतलब बेवकूफ की तरह ये काम करते हैं कि जान से ही मरवा देते हैं ना। और वो काफी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए, किसके अगेंस्ट में? बिंदुसार के अगेंस्ट में, कि भाई इनके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो बढ़िया थे, लेकिन ये बिंदुसार कैसा गधा टाइप का है कि भाई ये जान से ही मार देता है, कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है, डायरेक्ट खत्म कर देता है। तो बहुत लोग राजा से चिढ़ने लगे और काफी विद्रोह करने लगे, और राजा भी बहुत गुस्सा में था। और इस क्षेत्र जो था ये बिंदुसार के ही अधीन था। अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है कि तक्षशिला वाला क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर के अंदर था। तो बाबू वो था, इसमें आप गलत नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा। लेकिन जब संधि होती है बाबू, तो सेल्यूकस निकेटर से तक्षशिला वाला क्षेत्र भी वापस ले लिया जाता है, और बदले में 500 हाथी एक पुरस्कार नहीं कह लो, गिफ्ट के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को सौंपता है। ये सही बात है कि जब सिकंदर भारत से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने पोरस से ये तक्षशिला वाला जो प्रांत है और भी जो अन्य पंजाब के प्रांत पड़ते थे उस वक्त, वो सभी क्षेत्र को अपने अंदर रख लिया था। लेकिन जब वह वापस जा रहे थे तो वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप देते हैं। फिर बाद में, बहुत बाद में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य से टकराव होता है, किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और स्वाभाविक बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, और फिर गजब का संधि होता है। वो संधि भी हम आपको पढ़ा रखे हैं, है ना? तो ये जो जो जगह है तक्षशिला वलय, किसके अंदर रहता है? बिंदुसार के अंदर ही रहता है। तो वही क्षेत्र है जहां पर एक वक्त सेल्यूकस निकेटर का क्या रहता था? शासन चलता था। जब वहां काफी विद्रोह दिखने लगा, किसके अगेंस्ट में? बिंदुसार के अगेंस्ट में। वहां के लोग बिंदुसार को देखना नहीं पसंद करते थे। तो बिंदुसार बोला ऐसे काम नहीं होगा, जब घी सीधा उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को हल्का टेढ़ा करना पड़ता है। तो बिंदुसार ने इस क्रम में जो बिंदुसार के बड़ा लड़का है उनको बुलाया। तो बड़ा लड़का का नाम था सुसीम। सुसीम बोला हाँ पापा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बोला बेटा चल जाओ तुम तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला से हम सुन रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट में अलग लेवल का विद्रोह हो रहा है, तो हो सके तो तुम जाकर के विद्रोह को दबाओ। तो सुसीम बोला जैसी आज्ञा पिता, है ना?
आपका कहा बात को हम नहीं काटेंगे और आपका ये बात को हम ज़रूर पूरा करेंगे। और वो काफ़ी कोशिश करता है विद्रोह को दबाने का, लेकिन सुसीम का हर कोशिश सफल हो जाता है और ऐसा कहावत है कि सुसीम को भी लोग मारने का धमकी देने लगता है तक्षशिला वाला क्षेत्र में। और सुसीम सुसीम चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है और पुनः अपने पिता के पास वापस आ जाता है। बोलता है, पिताश्री माफ़ करिएगा, हमने बहुत कोशिश करा तक्षशिला में जाकर के विद्रोह को दबाने का, लेकिन हमारा बात कहाँ किसी ने सुना। कोई बहुत हमने अच्छा से बात किया, लाठी से बात किया, बुरा बात किया, हर तरह का उपाय अपनाया, प्यार से, मोहब्बत से या फिर थोड़ा-सा क्रूरता से, लेकिन हमारा जो है हम हमारा हमारा कोई इज़्ज़त ही नहीं किया वहाँ पे। कोई हमारा सुनना ही नहीं चाहता है, उल्टा हमको वापस आना पड़ गया। तो अशोक बोले, धत तेरी के सुसीम, तुम एकदम नालायक लगते हो भाई साहब। तुमको एगो बोले विद्रोह को दबाने के लिए, कोई हम तुमको बड़का जंग जीतने के लिए तो नहीं बोले थे कि जाओ भाई जंग जीत के आओ, युद्ध लड़ के आओ। तुम एक विद्रोह नहीं मतलब दबा पाए। तो फिर उन्होंने अपना दूसरा बेटा अशोक को बुलाया। बोला, अशोक कहाँ हो भाई, इधर आओ। तो अशोक बोला, जी पापा बोलिए। तो बोले, जाओ तक्षशिला वाला क्षेत्र में ना थोड़ा विद्रोह को दबाओ, मतलब ऐसा ऐसा चीज हो रखा है। तो अशोक अशोक बोला, जैसी आज्ञा पिता, हम आप जैसा कहेंगे बस हम वैसा ही करेंगे। और जो अशोक है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, बहुत राजनीति रणनीति बनाता है, कुछ प्लानिंग करता है कि किस प्रकार से विद्रोह को दबाया जाए। अच्छा से, कभी प्यार से भी आजमाता है, कभी शक्ति से भी आजमाता है। और इस क्रम में जो किंग अशोका था, उन्होंने विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। और भाई साहब विद्रोह को दबा दिया अच्छे से। अब तक्षशिला में कोई बिंदुसार के अगेंस्ट कोई मोर्चा नहीं निकल रहा है, कोई विद्रोह नहीं, क्योंकि अशोक जो है अपना दिमागी रूप अपनाया। अशोक जो है गया तक्षशिला वाला क्षेत्र और उन्होंने कुछ ऐसा वादा वहाँ के जनता से किया, जो वहाँ का जनता काफ़ी खुश हो गई और फिर जो विद्रोह कर रही थी राजा के अगेंस्ट में वो करना बंद कर दी, क्योंकि उसको अशोक जो है उन लोगों का दिल जीत लिया था जा करके। और अशोक उन लोगों को एक अलग लेवल का आश्वासन भी दिया था कि भाई टेंशन मत लो, फ्यूचर में हम ही आपका हर संभव सहायता करेंगे, है ना। और अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया तो लोगों को अशोक का ये क्वालिटी काफ़ी पसंद आया कि एक अलग लेवल का प्रशासनिक क्वालिटी अशोक के अंदर है, जो एकदम शांति शांति जाकर के विद्रोह को कुचल भी देता है, दबा भी देता है। और अब कोई राजा के अगेंस्ट मोर्चा नहीं निकल रहा है, कहाँ से, तक्षशिला वाले क्षेत्र से। तो भाई ये जो साम्राज्य में ये आग की तरह ये बात फैल जाता है कि अशोक एकदम लाइक बेटा बुझा रहा है। ये तक्षशिला वाला विद्रोह को अशोक बड़ा शांति से दबा दिया, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। तो कुछ विदेशी जो हैं, मतलब बड़े बड़े जो कह लो कि लिखते हैं इतिहास सब, तो उन लोगों के बारे मतलब वो लोग भी बड़ाई कर रहे थे अपने अपने किताब के माध्यम से कि अशोक एक अलग लेवल का है, ठीक है। और जैसे बिंदुसार हैं, तो बिंदुसार के समय में काफ़ी विदेशी इतिहासकार भी आए थे और उन्होंने बिंदुसार के मतलब विषय में काफ़ी कुछ अपने पुस्तक में लिख डाला, ठीक है। और जैसे कि एक सीरिया के राजा थे जिसका नाम था एंडियोकस। और इसी एंडियोकस के पास बिंदुसार का पत्र भेजा गया कि बिंदुसार जो है वो एंडियोकस का पत्र को प्राप्त करते हैं और पत्र को खोलते हैं भाई, और पता चलता है कि ये पत्र किसका है। तो फिर बाद में पता चलता है कि ये पत्र एंडियोकस के द्वारा भेजा गया है। वो भेजना किसको चाहते हैं, बिंदुसार को भेजना चाहते हैं। और बिंदुसार जो है बाबू, ये पत्र में लगभग तीन चीज जो है ना, तीन चीजों का मांग करते हैं। अब आपके मन में लग रहा होगा सर पत्र कौन किसको भेजा है ना। तो जो सीरिया के राजा थे एंडियोकस, एंडियोकस नाम के एक सीरिया के राजा थे, और बिंदुसार के द्वारा, बिंदुसार को पत्र थोड़े मिला, बिंदुसार के द्वारा पत्र को भेजा गया। मतलब बिंदुसार अपने हाथ से वो पेंसिल कटर रबर मंगा करके पत्र को लिखते हैं बिंदुसार, और पत्र में कुछ बातें लिखे और वो पत्र किसको भेज दिए, एंडियोकस को भेज दिए। और जब ये पत्र एंडियोकस को पहुंचा तो उसमें तीन बातें लिखी हुई थी जो एंडियोकस पढ़ता है। सबसे पहले एक सूखे अंजीर की मांग करा था, क्या करा था, एक सूखे अंजीर की मांग। दूसरा अंकुरी शराब की मांग करा था और तीसरा एक दार्शनिक की मांग करा था। और एंडियोकस ने सूखे अंजीर अंकुरी शराब को भेजा। थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं भाई। देखिए कहानी क्या है, एंडियोकस, ये पत्र वाले में थोड़ा शुरू से कंफ्यूज है। देखिए पत्र जो है ना,
ये बिंदुसार अपने हाथ से ही लिखे थे, किसको देने के लिए? एंटियोकस को देने के लिए, ठीक ना? और जब एंटियोकस को वो पत्र पहुंच गया, पत्र को एंटियोकस पढ़ रहे थे अच्छे से, तो उन्होंने, जो बिंदुसार ने डिमांड करा कि भाई एक सूखे अंजीर चाहिए मेरे को, अंकुरी शराब चाहिए मेरे को, और आप ना मेरे को एक दार्शनिक की मांग करा था। तो एंटियोकस ये सब चीज को पढ़ लेता है, और एंटियोकस ने लगभग सूखे अंजीर जो है उसको भी भेज दिया, और अंकुरी शराब को भी भेज दिया, बट दार्शनिक को नहीं भेजा। अब आप बोलोगे सर दार्शनिक क्यों नहीं भेजा? क्योंकि एंटियोकस ने, जो दार्शनिक है ना, मतलब जो एंटियोकस का अपना कल्चर था, जो एंटियोकस बहुत बड़ा राजा था सीरिया का, और जो एंटियोकस के फैमिली का जो कल्चर था, एक परंपरा था, तो परंपरा के अनुसार जो दार्शनिक है, दार्शनिक को भेजा नहीं जाता है। ये एंटियोकस की फैमिली ने एंटियोकस को सिखाया था शुरू से। तो वहीं दूसरे तरफ देख लो, मिस्र के राजा के संबंध में कुछ बातें लिखी गई है। एक मिस्र के भी राजा थे। सबसे पहले इधर देखो कि एंटियोकस ने बिंदुसार को क्या क्या भेजा। जब बिंदुसार ने पत्र लिखा तो स्वाभाविक है कि राजा का जो दोस्ती है, उनके साथ एक अच्छा विदेशी, मतलब विदेश वाले जो राजा थे उनके साथ संबंध अच्छा हो। आज भी नरेंद्र मोदी कई देश विदेश चले जाते हैं और अलग अलग चीज़ों का डिमांड करते हैं। किसी से नरेंद्र मोदी पेट्रोल मांग लेते हैं, तो किसी को अपना प्याज बेचने की बात करते हैं, किसी से अपना गेहूं बेचने की बात करके आते हैं, तो किसी से चावल खरीदने की बात करते हैं ना, कि एक मित्रतापूर्ण संबंध बना रहे, है ना? जो अमेरिका भाई है तो वो हमको बहुत कुछ दे जाता है, हम अमेरिका भाई को बहुत कुछ अपना माल बेचते हैं, कुछ अमेरिका से खरीदते हैं, तो सब मिल बांट के ही खाते कमाते हैं। उसी प्रकार से बिंदुसार भी अपना जो रिलेशनशिप था वो अलग अलग विदेशी राजा से एक अच्छा रिश्ता बना के रखा था, और बिंदुसार का हर बात को माना जाता था, ठीक है? जो सीरिया के राजा थे, तो सीरिया के राजा जो थे उनसे भी एक मित्रतापूर्ण संबंध था, जैसे कि एंडियोकस थे, ये कहाँ के राजा थे? सीरिया के राजा थे। लेकिन जो सीरिया का राजा है उन्हें सूखा अंजीर भी भेज देता है, अंकुरी शराब भी भेज देता है, लेकिन दार्शनिक इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि एंडियोकस ने कहा कि भाई साहब, हमारे फैमिली का कल्चर ही नहीं है कि हम आपको दार्शनिक भेजें, मतलब हम लोगों का कुछ अपना परंपरा है, तो इस परंपरा के अनुसार हम अपना काम करेंगे, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं भेजे। अगर बाबू आपका दूसरे तरफ देखा जाए तो मिस्र के राजा थे, तो मिस्र के राजा के संबंध में भी काफी विवरण मिलती है। बिंदुसार जो है उस वक्त मिस्र के जो टॉलमी द्वितीय हैं, क्या नाम था? टॉलमी द्वितीय। वो मिस्र के काफी फेमस राजा हुआ करते थे, जिसको कि आप फिलाडेलियस इस प्रकार से नाम से ही पुकार सकते हैं। टॉलमी द्वितीय कह लो या फिर फिलाडेलियस कह लो, ये सब नाम काफी प्रचलित हुआ करते थे। कहाँ के राजा थे बाबू? मिस्र के राजा थे। इनका भी जो दोस्ती था एक ठीक ठाक चलता था। और जो फिलाडेलियस थे, फिलाडेलियस ने अपने यहाँ एक डायनोसिस नामक राजदूत को, जो है डायनोसिस नामक राजदूत, वो बहुत फेमस थे, और डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बोला भाई डायनोसिस, एक काम करो, तुम बिंदुसार के यहाँ चले जाओ। क्योंकि ये बात किसने कह रहे थे? फिलाडेलियस ने कह रहे थे, किसको? डायनोसिस को। अब आप बोलोगे सर ये फिलाडेलियस 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 नाम याद हो गया बाबू? तो फिलाडेलियस कौन थे? तो सबसे पहले फिलाडेलियस मिस्र जो जगह है ना, तो वहीं के ये कह लो राजा थे फिलाडेलियस। और फिलाडेलियस जो है एक अपने यहाँ से राजदूत को भेजते हैं, बोलते हैं राजदूत का मतलब एम्बेसडर होता है, और वह एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो जो डायनोसिस है ना, डायनोसिस को बुलाते हैं फिलाडेलियस, और बोले डायनोसिस सुनो, तुम चले जाओ भारत। तो डायनोसिस बोला किस लिए हम भारत चले जाएं? तो बोले तुम जाओ ना बिंदुसार के यहाँ जाओ, तुमको कुछ हम काम दे के भेज रहे हैं। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो समझो, जिस प्रकार से मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था ना। कौन? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसी प्रकार से डायनोसिस जो था वो भी एक राजदूत बन करके बिंदुसार के दरबार में आता है। अच्छा, किसका राजदूत था? तो ये फिलाडेल फिलाडेलियस का राजदूत था, फिलाडेलियस का राजदूत था। अच्छा, फिलाडेलियस कौन थे? तो मिस्र के जो टॉलमी
मिस्र वाले क्षेत्र के राजा थे, ठीक ना? उसी को फिलाडेलियस कहेंगे और फिलाडेलियस ने अपने राजदूत डायनोसिस को भेजता है कहाँ पे? बिंदुसार के दरबार में भेजता है, ठीक है? मेगास्थनीज के ही तरह ये भी आए थे बिंदुसार के दरबार में, लेकिन मेगास्थनी चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। लिंक करके थोड़ा पढ़ा करो, इससे थोड़ा चीजें समझ में आएगा। तो डायनोसिस जो आए इनके दरबार में वो मिस्र से आए थे, और जो टॉलमी द्वितीय फिलाडेलियस थे, ये तो बहुत बड़े राजा थे मिस्र के। बहुत बड़ा नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेलियस, बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा नाम था उस वक्त इनका। किसके समकालीन थे? बिंदुसार के समकालीन थे। बहुत बड़ा नाम था फिलाडेलियस का। ये मिस्र के बहुत बड़ा राजा थे, पावरफुल शासक के रूप में गिनती होता था, ठीक है? और ये किसके समकालीन थे? बिंदुसार के समकालीन थे। और 273 बीसी के आसपास कह लो बाबू, 273 बीसी के आसपास जो किंग अशोका थे, वो राजा बनने की बात आती है कि भाई अब किंग अशोका है, वो बहुत महान प्रतापी राजकुमार हैं, बिंदुसार के बेटे हैं, है ना? अब आप बोलोगे सर बिंदुसार के बारे में क्या कह रहे हो? तो बिंदुसार जो है 273 में बिंदुसार मर जाता है। क्या होता है? 273 में बिंदुसार मर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब राजा बनने की बात आती है, लेकिन एक चीज याद रखो, बिंदुसार जो है ना, वो अलग अलग रानी से शादी किया था, और बहुत सारी रानी के साथ उनका जायज संबंध था। बहुत सारी रानी के साथ उनका मतलब कह लो कि इस तरह से जिस संबंध का कोई नाम ही नहीं था समाज में, मतलब ऐसे ही रिश्ता था जिसको नाजायज कह लो, है ना? तो इस तरह का उनका उनका रिश्ता कई लड़कियां के साथ था, बहुत सारे। तो इस प्रकार से जो है किंग अशोका लगभग अपने 100 भाई, बहुत अलग अलग साहित्य लिखा गया है, तो उसमें 100 से भी ज्यादा भाइयां लोग थे। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त नहीं, बिंदुसार की जो अलग अलग पत्नियां थी, तो मतलब बहुत सारी पत्नियां को मतलब एक एक बच्चे, दो दो बच्चे इस तरह से होते चले गए थे। तो कहा जाता है कि लगभग 100 भाई निकल के आता है दावेदार के रूप में। उसमें जायज भी रहता है और बहुत सारे नाजायज भी है, मतलब जिसका नाम पहचान कुछ रहते नहीं है समाज के नज़र में, लेकिन हाँ वो एक्चुअली में बिंदुसार का ही बेटा रहता है। तो सब लोग भाई जो पुत्र रहते हैं वो सब हल्ला करने लगते हैं कि भाई पिता मर चुके हैं तो राजा बनना हमको ही है। लेकिन जो उसका पुत्र अशोका है, वो सबसे महान तेजस्वी रहता है। युद्ध नीति, शास्त्र नीति, शस्त्र नीति, हर नीति में वह पारंगत रहता है। एक अलग लेवल का इसके पास एक्सपीरियंस भी रहता है कि किस तरह शासन को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा दिया जाए, ठीक है, शासन के अंदर। तो जो अशोका रहता है वो किनका पुत्र रहता है? बिंदुसार का पुत्र रहता है। और 269 बीसी में वह जाकर के कंप्लीट रूप से राजा बनता है। जबकि पिता की हत्या कब होती है? हत्या नहीं कह लो, पिता कब मरते हैं? 273 बीसी में। ये जो 5 साल का ड्रामा है, 273 बीसी में इनके पिता मर जाते हैं, और 269 बीसी में आकर के अशोका राजा बनता है। तो ये जो 5 साल स्किप हुआ है, आखिर गया कहाँ है? तो भैया ये 4-5 साल का जो गैप है ना, इस आपके मन में घूम रहा होगा क्यों हो गया सर? 4 साल ही गैप हुआ ना, 273 से 272, 272 से 271, 271 से 270, फिर 69, मतलब 4 साल हो गया मोटा मोटी, है ना? तो भैया यह 4 साल का गैप क्यों होता है? आपके मन में ये बात घूम रहा होगा। तो इसी बात को लेकर के जो बौद्धिक ग्रंथ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साफ सुथरा अक्षर में लिखा गया है कि जो किंग अशोका थे वह अपने 100 भाई की क्या करा? हत्या कर दिया, मतलब मार दिया। और यह जो 4 साल जो था इन किंग अशोका का, सिर्फ तलवार ही किंग अशोका चला रहे थे। मतलब किंग अशोका इतना ही बोले कि हमारे ये जो कुर्सी है राजा वाला, इसका अगर कोई दावेदार बनेगा तो उसका हम गर्दन उजाड़ देंगे अपने तलवार से। और जो जो सही में बनना, मतलब जो जो इनको इनका युद्ध को इनसे युद्ध लड़ना चाहा, सब खत्म हो गया। लगभग 100 भाई की इन्होंने हत्या करके ये 4 साल के बीच 273 से 269 में खाली खचाखच तलवार ही चलाए हैं। कौन? किंग अशोका। इतना जाने लिए वो लगभग अपना 100 भाई का हत्या कर दिए। और कह लो एक ही पिता से अलग अलग माँ के द्वारा 100 भाई को जन्म दिया गया था, तो समझ लो अपना ही भाई हुआ ना भाई। लेकिन 100 भाई की ये हत्या कर दी है इस बीच 4 साल में। राजा बनने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ किए, काफ़ी संघर्ष किए, और यह अंत में जाकर के 269 बीसी के आसपास किंग अशोका क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। जब इनके 99 भाई की क्या हो जाती है? कंप्लीट रूप से हत्या हो जाती है। और सबकी हत्या करने के बाद वह राजा बनता है। बाप रे बाप!
कैसा भाई होता था। 99 भाई का खून बहा दिया, कुल मिलाकर टोटल 100 भाई। और 99 भाई का खून बहा दिया सिर्फ इसलिए कि उसको अपना कुर्सी चाहिए था। ऐसा भी कुर्सी में क्या मलाई रखा हुआ था भाई। थोड़ा सा आपस में सब मिल कर के थोड़ा डिस्कस कर लेते। और राजतंत्र जब चला रहे हो तो उसमें अलग अलग विभिन्न पदें भी हैं, उसमें गवर्नर का भी पद होता था, अलग अलग जगह का सूबेदार होते थे, है ना। कोई सेना का प्रधान होता था, कोई अश्वशाला का प्रधान होता था, कई मंत्रीगण होते थे, बहुत सारे सलाहकार होते थे। इतने पद तो हुआ करते थे बड़े बड़े लेवल पे। राजा लोग अलग अलग जगह का सूबेदार, प्रधानमंत्री, मीर बागची, न्यायाधीश, कई पद होते थे। तो भाई जो राजा के जो भाई लोग हैं उन लोगों को आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए था कि भाई आप ठीक है अशोका राजा बनो, हमको ये वाला पद दे दो, हमको ये वाला पद दे दो, हम न्यायाधीश का ही काम कर लेंगे, हम फलना प्रांत के राजा बन जाते हैं, हम उसको ही संभाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो लड़ाइयाँ थी एक कुर्सी के लिए उतना नहीं होती। तो इससे एक सीख हम लोगों को मिलता है कि किसी भी चीज़ के लिए एकदम जिद नहीं करना चाहिए। वो वो एक कारण हो जाता है उस चीज़ को पाने के लिए कि पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, समझ रहे हो ना। और जो 99 भाई नहीं मरते, अगर वो अशोक के साथ मिल बांट के काम कर लेते ना, तो अशोक लगभग कह लो कि 273 के ही समय के जो आसपास वाला समय है, अशोक राजा बन जाता। और जब अशोक राजा बन जाता तो अपने 99 भाई का जान क्यों लेता जब उसको कोई रोकता टोकता ही नहीं। लेकिन सही बात है, कम से कम सबने लड़ाई किया राजा बनने के लिए। हार गया वो मर गया अलग बात है, लेकिन लड़ाई करने के लिए हिम्मत तो जुटाया अन्य भाई ने। लेकिन अशोक ने सबसे जीत गया और अशोक राजा बनते हैं। और अधिकांश ग्रंथ जो है इस बात से सहमत नहीं है बाबू। बहुत सारा ऐसे ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं कि अशोक ने लगभग 100 भाई की हत्या करा है, 99 भाई का हत्या करा है। किंग अशोका राजा बनने से पहले जो अवंती वाला क्षेत्र है, जैसे अवंती वाला क्षेत्र का राज्यपाल के रूप में काम करा है कौन, किंग अशोका ने। अवंती के क्षेत्र के राज्यपाल थे भाई, बहुत बड़ा पद होता है। हम भी मनाते हैं कि मेरे भी पिता का ही कोई बड़ा पद पे होते तो हम भी उस जिले मतलब पर्टिकुलर उस राज्य का राज्यपाल होते, है ना। राज्यपाल मुख्यमंत्री वगैरह को शपथ दिलाने का काम करता है। तो बहुत बड़ा पद है अपने आप में राज्यपाल। और ये राज्यपाल हुआ करता था उस वक्त कौन, किंग अशोका। कहाँ का, अवंती वाला क्षेत्र का। अपने राजकुमार जब थे अशोका, जब इनके पिता जिंदा थे बिंदुसार, तब ये राज्यपाल हुआ करता था। और किंग अशोका को जो पुराण ग्रंथ में अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है, अशोका वर्धन, बहुत बढ़िया इनको उपाधि दी गई है अशोक वर्धन। किसमें पुकारा गया है बाबू, पुराण बुक को आप जाकर के स्टडी करोगे तो उसमें अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है। एक आपका मस्की और गुर्जरा लेख है, अभिलेख है, उसको भी अगर आप जाकर के डिटेल में पढ़ाई करते हो तो मस्की एवं गुर्जरा में जो किंग अशोका है, ये दोनों अभिलेख में हम लोग अशोका को ना, मतलब अशोक, देखो अश जब मस्की और गुर्जरा को अच्छे से पढ़ोगे ना तो हम लोगों को जो अशोक नाम है, अशोक नाम के बारे में वहीं से पता चलता है कि इसका नाम अशोक ही रहता है। अशोक ने अपना जो खुद का नाम है उसमें एक टाइटिल जुड़वाया, देव नाम प्रिय। और देवनान प्रिय वगैरह जो जुड़वाया, अपने टाइटिल का सब टाइटिल बनवाया, नाम जुड़वाया, अशोक देवनाम प्रिय। ये सब अगर आप डिटेल्स में जाकर के वही जो मस्की और गुर्जरा का अभिलेख बोले हैं उसको जाकर के पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अशोक का जो टाइटिल लगा हुआ है देव नाम प्रिय, या फिर कह लो प्रियदर्शी, ये सब अशोक का ही नाम था। जब अशोक 261 बीसी का जो लगभग समय पहुंचता है, 261 बीसी, अशोक 269 बीसी में राजा बनता है, 273 बीसी में पिता मरते हैं बिंदुसार, 269 बीसी में राजा बनता है, 4 साल तक युद्ध चलता है पिता के मरने के बाद। सभी भाई को वो तलवार से एकदम खचाखच 99 भाई का गर्दन उजाड़ देता है, फिर राजा बनता है। ये 4 साल में सबका गर्दन खत्म हो जाता है। और 261 बीसी के आते आते जब समय पहुंचता है तब तक अशोक जो है, अशोक का राजा बना हुआ कितना साल हो गया, लगभग 9 साल हो चुका था, कि 9 साल लगभग अशोक राज कर चुका था गद्दी पे। और वह अपना सुरक्षा जो है, मतलब जो सुरक्षा है और फिर कह लो व्यापार हो गया, व्यापार को बढ़ाने के लिए कलिंग पे भी आक्रमण करता है
क्योंकि जो अशोका है उसका व्यापार अच्छा से चले। कलिंग ऐसा क्षेत्र था कि उसके व्यापार के जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते थे, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते थे अपने सामान को, विदेश तक भी पहुँचाते थे। अलग-अलग बंदरगाह भी हुआ करता था, उसके माध्यम से शिप पे भी माल लाद-लाद के दूसरे देश पहुँचाया जाता था। तो जो कलिंग वाला क्षेत्र है, अशोक का जो व्यापार वाला कार्यक्रम चल रहा था, उसमें काफ़ी बाधा बाधा के रूप में ये कलिंग रास्ता जाम रहता था। तो इस प्रकार से अशोक चाहा कि भाई क्यों ना हम कलिंग वाले क्षेत्र को भी जीत ही लें, जब इतना क्षेत्र को जीत ही लिए तो कलिंग को क्या दिक्कत है। अब कलिंग कहाँ पड़ता है ये आपको पता नहीं है, इतना डिटेल्स इतिहास पढ़ते हो पता नहीं है, तो कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र में पड़ता है, उड़ीसा को ही हम कलिंग कहते हैं, ठीक है। और इस कलिंग आक्रमण के दौरान लाखों के संख्या में लोग मारे गए। बाप रे बाप! लाखों के संख्या में। ऐसा है कि कलिंग में लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, औरत, बूढ़ी जो भी है, मर्द, पुरुष, बूढ़ा जो भी है, सब बेलना, डब्बू, छोलनी, तलवार जो भी है, सब चीज़ निकल के मारने दौड़ जाता था, जो भी उस पे अटैक करता था। इस प्रकार से सब दिन जो है ना, कलिंग अपने आप में स्वतंत्र राज्य बन के ही रहा था। लेकिन अशोक बोला कि बहुत कलिंग हम लोगों को तंग कर दिया, हमारा व्यापार जो है वो और तेज़ी से फैल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होता है, इधर का माल उधर पहुँचाने में। कई बार कलिंग बीच में ही पड़ जाता है बाधा बन के, बहुत ज़्यादा ये सब टैक्स लगा देता है, दुनिया भर का ड्रामा किचिर-किचिर। इससे अच्छा है कि भाई एक बार कलिंग से लड़ जाओ और ये जीत लो। काहे लो उतना सब राजा-वाजा जो था वो कलिंग को नहीं जीत पाता था। यही सब कारण है कि कलिंग का सब जनते भिड़ जाते थे मारने-पीटने के लिए। अगर मान लो कि खगड़िया जो है, खगड़िया में 14-15 लाख की जनता भीड़ जाएगी कि हम नहीं देंगे यहाँ पर राजनीति डेमोक्रेसी चलने के लिए, हम लोग अपना यहाँ राजा बनाएँगे। तो ऐसा थोड़े है कि यहाँ हम लोग सब लोग रोड पे खड़ा रहेंगे, बोलेंगे कोई यहाँ पुलिस-वुलिस, ऑफ़िस-वफ़िस कुछ नहीं रहेगा। हम लोग अपना खुद का शासन चलाएँगे। हम लोग स्वतंत्र खगड़िया बनाना चाहते हैं, ये भारत से अलग हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है। और मान लो ऐसा पॉसिबल भी है तो हम लोग 14 लाख जनता हमेशा एकदम तलवार लेके खड़े रहेंगे, तो सरकार भी एक समय में हार थक जाएगी, बोलेगी भग जब भी हमारा फौजी भाई जाता है खगड़िया लड़ने के लिए तो खगड़िया का पूरा जनते उसको पहाट के मार देती है। कोई जनता, पुलिस, फौजी का वैल्यू देती ही नहीं है। बिहार सरकार भी परेशान हो जाएगा खगड़िया से। वही चीज़ है कि आपका कलिंग वाला क्षेत्र, उससे सब परेशान हो गया था। जब भी कलिंग को कोई अपने अंदर कैप्चर करना चाहता था ना, कलिंग का जनता सब लोग घुस के पूरा उसको मारती थी। मतलब सैनिक की संख्या 100, 500, 1000, 1500 रहता था, लाख, 2 लाख रहता था। अब पूरा कलिंगा जो जो उड़ीसा में पड़ता है, पूरा उड़ीसा का जनता समझ लो 10 लाख, 15 लाख से ऊपर, तो कौन जीतेगा? इस प्रकार से अशोक भी बोला कि तुम लोग 10 लाख रहो या 20 लाख, हमको इतना औकात है ना कि हम 50 लाख सैनिक उतार देंगे तुमको मारने के लिए। तुम्हारे पॉपुलेशन से ज़्यादा मेरा सैनिक की संख्या ही होगी। तुम्हारे पॉपुलेशन के पास तो बेलना और डब्बू है, हमारे पास तो तोप है, हमारे पास तो तोप नहीं था, उस वक़्त तोप नहीं था लेकिन नहीं, नहीं तोप नहीं था। लेकिन इसके पास अलग-अलग वेपन्स था, जो औजारें थी, तलवार, तीर और भी जो लड़ने के लिए अलग-अलग शिला कंटक बनाया जाता था अशोक के समय में, महाशिला कंटक। तोप शायद आ गया था, हमको थोड़ा-सा याद नहीं आ रहा, लेकिन तोप वगैरह सब कुछ था। कुछ महाशिला कंटक नाम का कुछ-कुछ था कि अशोक थोड़ा-सा ज़्यादा पावरफुल था सैनिक रूप से। तो अशोक ने आक्रमण कर दिया किस पे? जो कलिंग वाला क्षेत्र है। और जो कलिंग पे आक्रमण के दौरान लाखों की संख्या में जान चला गया। अशोक के भी सैनिक मारे गए, हज़ारों की संख्या में, और लाखों की संख्या में कलिंगवासी मारे गए। समझ लो कि लाखों की संख्या में कलिंगवासी में महिला मारी गई, बहुत सारे भाई मारे गए, बहुत सारे बहन लोग भी मारी गई। युद्ध में सब ना दौड़ जाते थे। तो अधिकांश पुरुष ही मारा गया कलिंग लड़ाई में, जानते हो क्यों? और इतना खून का एकदम नदी बह रहा था ना कलिंग में। अशोका का मतलब इतना खून कि समझो कि अशोका का कमर जो है वो खून के नदी में डूब जाएगा। इतना खून। और ये एक बात बता रहे हैं कि समझो कि लाख-लाख आदमी का जान एक पार्टिकुलर फील्ड में चला जाना, ये मामूली बात नहीं है। इसको तुम हँसने की कोई बात नहीं है, इसको मज़ाक मत लो। खून ही खून, चारों तरफ खून, हर जगह मुंडी खटा हुआ, फेंका हुआ, एकदम अद्भुत लगा कि शमशान घाट से भी खत्म हो गया है वो कलिंग वाला क्षेत्र। इस तरह से खाली लाशें की ही ढेर पड़ी हुई थी।
और कुछ लोग जोर-जोर से कानते हुए दिखने लगे। कुछ माँ-बहन कानते हुए, कुछ बच्चा का मुंडी लेके दौड़ रहा है, कुछ अपने पति का मुंडी लेके फील्ड में दौड़ रही है और अजीब माहौल बन गया था। सबकी आँखें इसमें एकदम आँसू ही आँसू, चिल्लाहट, चीख और ये सभी दृश्य को अशोका देख रहा था। और देखते ही देखते अशोका भी रोने लगा कि भाई कितना का जान चला गया। हम अपना व्यापार वगैरह के कारण हम कलिंग को जीतने के चक्कर में कितना खून बहा दिए। ये कितना हम अपना जो स्वार्थी हो चुके हैं कि हम अपना छोटा-सा क्षेत्र को पाने के चक्कर में आज लाखों की संख्या में जान चली गई है। खून की ये नदी बह रही है। मतलब एक मेरा डिसीजन ये लाखों लोगों का जान ले लिया। रणभूमि पर अशोक का भी आंखों में आंसू आ गया और अशोक को बहुत पछतावा होने लगा। और अशोक ने घोषणा कर दिया कि भाई हम अपने पूरा जीवन में अब युद्ध कभी नहीं करेंगे, चाहे हम कुछ भी हो जाए, हमारा पूरा जीवन कुछ भी हो जाए, हम अपने पूरे जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये हमारा कसम है और ये हमारा वचन है। क्योंकि हमें इतना गंदा फ़ील हो रहा है ना, ये लाशें की ढेर देख के, ये खून को देख कर के, ये बच्चे की मुंडी, ये बहनें की मुंडी, ये माँ की मुंडी को देख-देख के। और लोग जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे अपनी माँ से दूध माँग रहे हैं। अब माँ मरी हुई है, लाशें बिखरी हुई है। ये सब दृश्य को अशोक देख के कानने लगते हैं। मतलब अजीब उनको घुटन-सा फ़ील होने लगता है कि भाई हमारा एक डिसीज़न ना ख़त्म करके रख दिया है एकदम। पूरा का पूरा कलिंग में खून की नदी बह गई। ये सब मतलब बेकसूर लोगों का जान चला गया। बस हम जगह जीतना चाहते थे और ये लोग स्वतंत्र रहना चाहता था। इसी क्रम में हमसे लड़ाई हो गई और वैसा व्यापार, वैसा धन-दौलत का क्या ही फ़ायदा जब इतना लोगों का जान चला जाता है, कुछ धन के लालच में। अशोक ने कसम खाया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पागल हो जाएँगे, लेकिन हम अब युद्ध नहीं करेंगे रणभूमि पर आकर के। आज हमें बहुत तकलीफ़ हुआ कि इतना लोगों का जान चला गया मेरे कारण से। और अशोक ने पूरा का पूरा अच्छा से कसम-वसम खा लिया और अशोक को जो ड्रामा करना था रोने-धोने का वो थोड़ा बहुत कर ही लिया और बोला कभी हम युद्ध नहीं करेंगे और हम धम्म नीति को अपनाएँगे। धम्म मतलब धर्म के रास्ते पर चलेंगे। मतलब धम्म घोष, धम्म के रास्ते पर चलने का ये ठीका ले लिया अपने जीवन को कि हम धम्म के रास्ते पर चलेंगे। अब हम कोई गलत काम मतलब मार-पीट, हम अहिंसा को अपनाएँगे। धम्म का मतलब है बाबू धर्म से रिलेटेड बातें, ठीक है? धर्म से रिलेटेड बातें। और कोई धर्म में ये बात लिखा हुआ है ही नहीं कि आप किसी भी चीज़ का जान ले लो। धम्म के रास्ते पर चलो, धर्म के रास्ते पर, अधर्म वाला काम नहीं करो। और अशोक ने कहा कि मैं धम्म को अपनाऊँगा, युद्ध कभी नहीं करूँगा। और अशोक ने 13वें शिलालेख, जो अशोक का शिलालेख मतलब पत्थर को खोद-खोद के जो बातें लिखी गई है, 13वें शिलालेख में यह लिखा जानते हो क्या गया है? बाप रे बाप! अशोक ने लिख डाला है कि मैं कलिंग युद्ध के बाद धर्म की ओर प्रेरित हो गया। कंप्लीट रूप से प्रेरित हो गया। अब हमारे लिए भगवान ही सब कुछ हैं, बौद्ध को ही पूजूँगा, मैं उनके रास्ता पर ही चलूँगा, मैं युद्ध-वुद्ध कभी नहीं करूँगा, मुझे धन की कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में बस शांति चाहिए, किसी की खून नहीं बहनी चाहिए। और अशोक ने कसम खाया कि अब मैं बौद्ध का प्रचार करूँगा, बौद्ध के बारे में, बौद्ध का दिया हुआ उपदेश के रास्ते पे चलूँगा। पहले मैं बौद्ध का मज़ाक उड़ाता था, लेकिन ये खून का नदी देख कर के हमारे धन धन को, व्यापार को बढ़ाने के संबंध में, क्रम में हमने कलिंग को ख़त्म कर दिया और मुझे अब धन की कोई लालच नहीं रह गई, कोई लालसा नहीं रह गई है। मैं कभी भी युद्ध वगैरह नहीं करूँगा। मैं बौद्ध धर्म का भिक्षु बन जाऊँगा। और इस प्रकार से वो उपगुप्त से मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये उपगुप्त कौन थे? तो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उनसे मिले। और जो उपगुप्त नाम के जो व्यक्ति थे वो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। और उसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी, बोली ले लीजिए दीक्षा भाई साहब। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद किंग अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। बोला भगवान हमें इतना पैसा दिया है, इतना अल्लाह ने हमें नवाजा है कि भाई हम उस पैसा को खर्च करके हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएँगे, ज्ञान की बातें पहुँचाएँगे, लोगों को बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलने सिखाएँगे। और बहुत सारा धन अपना ये बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए खर्च करने लगे। कौन? किंग अशोका। और बहुत सारा इन्होंने स्टेप ले लिया कि जैसे कि धर्म धर्म जो बौद्ध धर्म था, उन लोगों के जो महामतो थे, उन लोगों की नियुक्ति करना स्टार्ट कर दी।
कि भाई आ जाओ बौद्ध धर्म के अंदर, आप लोग भी मिलके प्रचार करो, आओ हम सब एकजुट होते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। सब लोग अपना टुकुर-टुकुर ताकने लगे, ये अशोका को हो क्या गया है भाई, एकाएक इसको कौन-सा ये दवाई खा लिया कि भाई एकदम काँटा ही पलट गया। अशोका इतना लड़ंकू, लड़ाई करने वाला शासक एकदम धर्म के रास्ते पे चलने लगा, धर्म को प्रचार करने लगा। ये तो एकदम क्षत्रिय से डायरेक्ट पंडित ही बन गया भाई साहब, ये अशोका को क्या हो गया है? इन्होंने अपना 13वां शिलालेख पे लिखा कि अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए धर्म के रास्ते पर चलूँगा, लड़ूँगा कभी नहीं। और इन्होंने विभिन्न शिलालेख, अलग-अलग शिलालेख, मतलब पत्थर को कोड़ तोड़-तोड़ के छेनी ले लीजिए और पत्थर पे मारते-मारते, खोद-खोद के इन्होंने बहुत सारा बातें लिखवाया, अलग-अलग शिलालेख बनवाया और वह शिलालेख के माध्यम से धर्म का प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया। बौद्ध की दी गई उपदेशों को वो शिलालेख में जो पत्थर से बनाया हुआ उसको खोद-खोद के बौद्ध की कई उपदेशों को वो पत्थर में जरवाने लगा, ताकि आने वाला 10,000 साल के बाद भी लोग उस चीज़ों को पढ़ के अपना जो गौतम बुद्ध की दी हुई जानकारी है उसको बताए लोगों के बीच। और जो शिलालेखों पर अच्छी-अच्छी बातें थी उनको लिखवाना शुरू कर दिया और समाज में कि जो नैतिकता, मतलब नैतिक का प्रचार करने लगा। हमारा भी एक अपना मानना है कि अ, नैतिक शिक्षा ना व्यवहार, ऐसा शिक्षा को धिक्कार। आप कितना भी पढ़ लें, आपके पास आईएएस बन गए, बड़े इंजीनियर बन गए, बड़े डॉक्टर बन गए, तो ऐसा चीज़ों से फ़ायदा नहीं है जब आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, आपको नैतिक गुण नहीं है, आपके अंदर एक छिछोरापंती है, तो फिर आप इतना बड़ा पैसा कमा के भी आप कुछ नहीं करेंगे। आपके अंदर एक संस्कार, एक शांति, एक साफ-सुथरा जीवन होना चाहिए और आपका विचार के वजह से कई लोग आप, मतलब आपको याद करें, आपसे खुश हो, तभी आपका इस धरती पे रहना सफल है। मतलब अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके वजह से कितना लोग खुश है। नहीं समझे? कि आप पार्टिकुलर आपके वजह से कितना लोग खुश रहता है, अपने आप को इस लायक बनाओ। हर चीज़ को पैसा से नहीं तोलना चाहिए कि मैं बहुत पैसा कमा लिया, बहुत लायक हो गया। अरे लायक नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है बोली विचार भी होता है। खूब घर में पैसा कमा ही लोगे, बोली विचार नहीं रहेगा, ना माँ का इज़्ज़त, ना बहन का इज़्ज़त, ना धर्मपत्नी का इज़्ज़त, किसी को इज़्ज़त दोगे ही नहीं तो ऐसा पैसा हमको तो धिक्कार है। वैसा पैसा से अच्छा आप नमक रोटी में ही खुश रहो, लेकिन कम से कम इज़्ज़त तो दो। तो सबसे बड़ा चीज़ ये भी होता है ना? तो किंग अशोका जो धर्म के रास्ता पर चल पड़े थे और वो अपने अंदर एक अलग लेवल का नैतिक व्यवहार भी लाए और नैतिक प्रचार भी करना शुरू कर दिया। अशोक खुद घूम-घूम कर जाते थे महामात्रों के साथ जो भी थे और महामात्रों की मदद से बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया। खूब प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। इनके जीवन में अलग खलबली छा गया कि भाई हमने क्या कर रहा था इतना दिन, इतना-इतना जान ले लिया, अपने 99 भाई की जान ले ली, लाखों लोगों को मरवा दिया। ये क्या ही हमारा मतलब यूनिक बात है। और वह खुद जो है बहुत सारा धार्मिक स्थल पे घूमा, कौन? अशोक खुद जा जाकर, पैदल जा जाकर और अपने संघर्ष में जैसे कि बहुत सारा संघर्ष किया उन्होंने धर्म को लेकर के। इतना संघर्ष किया कि भाई पैदल चलते थे, भूखे रहते थे, लोगों को प्रचार करते थे, धूप, गर्मी, पसीना, बारिश हर दिन वो घूम-घूम के बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया। इतना बड़ा महल का राजा और ये प्रचार-प्रसार बौद्ध धर्म का शुरू कर दिया, ये शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी ये करते जा रहे थे, है ना? एक चीज़ याद रखो बाबू कि जो जो वो गौतम बुद्ध थे, है ना? और गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार-प्रसार अच्छे से किया, काफ़ी बहुत कुछ किया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ किया कि उनका जो अपना साम्राज्य था, तो साम्राज्य में मांस, मछली का सेवन वगैरह को बंद करवा दिया। बोला कि देखो भाई, खून तो हम किसी आदमी का नहीं बहा रहे हैं और तुम लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि तुम लोग मुर्गा मछली को मत काटो, क्योंकि वो भी खून बहाने के ही समान है। तुम मटन लाने जाओगे, पाठा, बकरी, गाय सब मरती है, तब हम लोग उसको खाते हैं, है ना? खैर हिंदू धर्म में गाय खाना पाप है, लेकिन बहुत जगह गाय भी कटता है और पहले भी कटता था और पाठा कटता था। ये सब जो बकरी है, सब लोग अपना-अपना जान देते हैं, खून की नदियाँ बहती है, तब हम लोग मांस मछली का भोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो ये सब खाना ही बंद कर दो। हमारे साम्राज्य में यदि कोई मांस मछली खाते पकड़ाएगा तो हम उसे टैक्स ले लेंगे, वो भी ऐसा-वैसा नहीं, बहुत दबा के टैक्स लेंगे। तो कंप्लीट रूप से क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। आप देखते हैं कि मौर्य वंश का जो प्रशासन व्यवस्था था वह कैसा था? किस प्रकार से मौर्य वंश का प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा था? है ना? आखिर प्रशासनिक व्यवस्था में क्या कुछ ख़ासियत था?
तो एक चीज़ याद रखना, जो आज का भारत है, तो आज का भारत में जो सबसे बड़े स्तर पे जैसे कह लो कि जो देश बनाया गया है, सबसे बड़ा स्तर क्या था? देश। आज भी देश है, पहले भी देश था। तो इस प्रकार से पहले भी देश बनाया गया था और फिर देश को अलग-अलग टुकड़ी में बाँट के राज्य बनाया जाता था। तो राज्य आता था, फिर राज्य को कई अलग-अलग जिला में, फिर जिला को कई अलग-अलग ब्लॉक में, फिर ब्लॉक को कई अलग-अलग ग्राम में। ठीक इसी प्रकार का परंपरा प्राचीन काल में भी चलते आ रहा था कि जो क्षेत्र था सबसे बड़ा पूरा साम्राज्य था। साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र का पूरा अखंड साम्राज्य बन जाता था, है ना? जैसे कि आज देश बन जाता है। मतलब एक डेफिनिट सीमा क्षेत्र का मालिक, उसी को साम्राज्य कहते हैं, है ना? बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र, उसी को साम्राज्य। कई राज्य मिलते साम्राज्य बन जाता है ना? और साम्राज्य की जो सीमा की बात करें तो वर्तमान भारत से कई गुना बड़ा था पहले का जो भारत था, कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा गुना बड़ा होता था। जैसे कि लगभग अफगानिस्तान वाला जो बाहरी क्षेत्र है पूरा का पूरा भारत सीमा क्षेत्र के ही अंदर आता था मौर्य वंश के इतिहास में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ तो भारत के ही अंदर था बाबू। और भारत देश उस वक्त बहुत ही बड़ा था। मौर्य साम्राज्य को कई छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत, जो प्रांत है उसको कई छोटे छोटे विषय में विभाजित किया गया था और विषय को कई छोटे छोटे ग्राम में विभाजित किया गया था। इस तरह से जो वर्तमान परंपरा जैसे ही चल चल रही है, जो वर्तमान में जैसा चल रहा है ना, कि जो हमारा पूरा इंडिया है और इंडिया को कई छोटे छोटे राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, और बिहार में भी कई छोटे छोटे जिला जैसे खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, पटना, ये सब अलग छोटे छोटे जिला हैं। फिर खगड़िया भी छोटे छोटे, मतलब प्रांत कह लो, मतलब प्रांत नहीं, छोटे छोटे ग्राम कह लो कि बेलदौर, गोगरी, जमालपुर, महेशकूट, है ना, अलौली, ये सब खगड़िया छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है। और जो गांव है उसमें भी कई छोटे छोटे, मतलब सबसे छोटा जो उसके भी नीचे होता था, ब्लॉक के भी नीचे छोटा छोटा गांव हो जाता है ना। बेलदौर सब क्या है, एक ब्लॉक है, उसके नीचे भी होता था। और वो सब का मालिक कौन था? केंद्रीय लेवल का लोग, जो केंद्रीय लेवल पे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या लगता है आपको? खगड़िया में जैसे कह लो कि भाई छोटा छोटा जो गोगरी गांव है, तो गोगरी गांव के लोगों का जो नेता है वो नरेंद्र मोदी नहीं है क्या? बिल्कुल है। ठीक उसी प्रकार पहले भी ऐसा ही था। चंद्रगुप्त किंग अशोका का टाइम भी ऐसे ही विभाजन हुआ करता था प्रशासन का। राज्य लेवल पे अलग शासन चलता था, केंद्र लेवल पे अलग शासन चलता था, जिला लेवल पे अलग शासन चलता था। अभी भी जिला लेवल पे देखते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब जिला का रिप्रेजेंटेटर है। पूरा राज्य का रिप्रेजेंटेटर गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं अलग अलग क्षेत्र के। इस तरह से डिवाइड था पूरा का पूरा साम्राज्य। मतलब एक साम्राज्य को चलाने के लिए कई हाथ चाहिए होता है और वो हाथ अलग अलग पद के माध्यम से मिलता है। कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कोई राज्यपाल बन जाते हैं, कोई विधायक बन जाते हैं, कोई सांसद बन जाते हैं, कोई मुखिया बन जाते हैं, कोई राष्ट्रपति बन जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कई हाथ रहता है, तब जाकर के ये प्रशासन व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था चल पाता है शांति रूप से। ठीक है। और ग्रामीण स्तर पर उस वक्त भी मुखिया वगैरह होता था। ठीक उसी तरह ट्रेडिशन चलता था मौर्य साम्राज्य के अंदर भी। उस वक्त जो है बस इतना ही फर्क था कि जो राजा हैं वह स्वतंत्र, मतलब रूप से तो पूरा अपने साम्राज्य पे शासन करते थे और अलग अलग जो क्षेत्र जीतते थे उसको अपने में मिला लेते थे। मतलब राजतंत्र वाला व्यवस्था नहीं था, राजतंत्र ही था ना, लोकतंत्र वाला व्यवस्था नहीं था। जो भी व्यवस्थाएं राजा के अंदर चलती थी वह राजतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आती थी। और उस वक्त जो था वो अभी के तरह पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफरेंट हाथ में नहीं था। जैसे अभी हम लोगों में क्या है कि चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ताकत दे दिए हैं, पावर दे दिए हैं। जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बहुत ज़्यादा ताकत है, पावर है, उनके पेन में बहुत ताकत है, तब ना बोलता है बहुत पावरफुल आदमी है। बाप रे बाप, यहाँ के जो डीएम साहब है बहुत पावरफुल है। वो किसी का जिंदगी को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं, है ना। उनमें अलग लेवल की शक्ति है उनके पेन में। सांसद को बहुत पावर दे दिया गया है, एक छोटा सा विधायक को, मुखिया तक को भी पावर दिया गया है।
आज के डेट में, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा कुछ था नहीं। अलग बात है कि बटा हुआ था, अलग-अलग जगह अलग-अलग लोग शासन कर रहे थे, लेकिन पावरफुल जो था वो सबसे ज़्यादा राजा ही हुआ करता था। पावर के मामले में राजा बहुत जो है ना, मतलब निरंकुश हुआ करता था। मतलब राजा बोलता था सबसे बड़ा मालिक हम ही हैं और जो भी डिसीजन लेंगे हर जगह का हम ही लेंगे, ठीक है? सबसे जो पावरफुल होता था वह राजा ही होता था। लेकिन अभी पावर सबके हाथ में है। मोदी के हाथ में पावर पूरा भारत को चलाने का, नीतीश कुमार के हाथ में पावर पूरे बिहार को चलाने का। नीतीश कुमार चाह के भी कानून उत्तर प्रदेश में नहीं बना सकता है। खगड़िया का जो डीएम साहब हैं वो खगड़िया को ही चलाएंगे, है ना? इस प्रकार से होता था। पहले ऐसा नहीं था, पहले संपूर्ण पावर किसको होता था? राजा को ही होता था। अब दौर बदल चुका है, अब लोकतंत्र आ चुका है, तो तुलना नहीं किया जाए राजतंत्र से। राजतांत्रिक व्यवस्था जो था ना, थोड़ा सा राजतंत्र में ऐसा होता था कि राजतंत्र थोड़ा राजा लोग स्वार्थी होते थे। सब कुछ बांट देंगे, सोना धन दौलत क्षेत्र सब बांट देंगे, पावर नहीं बांटते थे राजा लोग, है ना? और मौर्य प्रशासन में, क्योंकि जो राजा होते थे वो चाहते थे जो भी फैसला है सही गलत सब कुछ हम ही लें, इसमें कोई दूसरा समझाइश नहीं लगना चाहिए, फैसला का जो बात है वो सब हम ही कर लें। और मौर्य प्रशासन में जो राजा हैं वो सबसे बड़ा हेड हुआ करते थे। जितने भी सैन्य शक्ति है वो सबके हेड राजा ही होते थे। जितने भी न्यायिक शक्तियाँ चल रही है सबके हेड राजा ही हुआ करते थे। राजा के ही हाथ में सब कुछ पावर था। राजा अपने विभिन्न मंत्री, विभिन्न अधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते थे, चलाते थे। और किसी भी काम में कह लो कि भाई जैसे फाइनल डिसीजन लेने का जो काम होता है, तो फाइनल डिसीजन किसी भी क्षेत्र में जो लेने का काम था वो राजा के ही हाथ में था। जैसे आपके घर में फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं, पापा या मम्मी? कमेंट करें। उसी प्रकार फाइनल डिसीजन लेने का जो पूरा का पूरा जिम्मा था वो राजा के ही हाथ में था। मौर्य प्रशासन को एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के रूप में संचालित किए, मतलब पूरा का पूरा केंद्रीय प्रशासन बना दिए। केंद्र जैसे सरकार आज की डेट में है वैसे ही वो बना दिए, और अलग अलग राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन सब मौर्य के अंदर ही आता था। पूरे प्रशासन केंद्र बिंदु जो था, केंद्र में बिंदु वो राजा ही संचालित करते थे। राजा एकदम केंद्र में बैठते थे, ठीक ना? और राजा के पास असीमित पावर हुआ करती थी, असीमित, जिसकी कि हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अभी। और राजा के सहायता के लिए बहुत अलग मंत्री होते थे, और उस मंत्री को बाबू आप अमात्य भी कह सकते हो। अमात्य किसे कहा जाता है? मंत्रीगण को कहा जाता था। अमात्य से अगर कोई मतलब न, अमात्य का मतलब ही मंत्री, ठीक है? जैसे प्रधानमंत्री हुआ करता था उसे अमात्य कहा जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो प्रधानमंत्री था उसका अपना गुरु चाणक्य पंडित हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री। और इसके अलावा बहुत सारे मंत्री जो हुआ करते थे, जैसे कि सेना का मंत्री होते थे, कृषि विभाग के मंत्री होते थे, और भी जो अन्य क्षेत्र के मंत्री होते थे उनमें कुछ अधिकारी भी उनको दिए जाते थे। और जो राजतांत्रिक व्यवस्था है कंप्लीट रूप से चलाने का काम करते थे। इन लोगों के द्वारा बहुत सारा काम भी होता था, लेकिन जो मेन डिसीजन, फाइनल डिसीजन है वो राजा के ही हाथ में रहता था, लॉ मेकिंग का, ठीक है? और मौर्य काल में उच्च वर्ग के अधिकारी भी होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे अधिकारी होते थे, जैसे कि तीर्थकर अधिकारी होते थे। तीर्थकर मतलब टैक्स वगैरह को असूलने वाले होते थे। और फिर मौर्य काल में जैसे समहारता भी होता था, जैसे समहारता आज के डिप्टी जो होता है ना, जैसे आप कह लो कि जो सीओ होता है, अंचल अधिकारी। सीओ के बाद क्या बनता है? सीओ के बाद आपका हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, उप समहारता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब डिप्टी कलेक्टर तो नहीं होगा, उप समहारता का मतलब सीओ। और डीसीएलआर है ना, डीसीएलआर उसी को समहारता बोलते हैं। वो सब राजस्व जमीन से रिलेटेड काम करता है। आप लोग जब बीपीएससी निकालोगे तो हो सकता है डीसीएलआर भी बन जाओ। राजस्व प्रधान का बहुत बड़ा अधिकारी होता है, और टैक्स वगैरह जमीन का सब टैक्स वगैरह सब कुछ का हिसाब रखता है। जमीन वगैरह का कागज पत्तर सब समहारता के ही पास होता था। और अभी भी भारत सरकार में राजस्व प्रधान का जो भी सरकार है टैक्स कलेक्ट करने का, ये सब समहारता लोग ही करते हैं।
जब तक किसी प्रशासनिक व्यवस्था में कह लो कि आमदनी नहीं होगी, तो खर्च भी नहीं किया जाएगा ना बाबू। आमदनी जनता के द्वारा ही ना की जाती है, चाहे राजा टैक्स के माध्यम से ही बहुत सारा पैसा कमाए, लेकिन फिर तो वो जनता के लिए ही काम करता है आज के डेट में भी। और पहले का डेट भी कुछ ऐसा ही था कि जो टैक्स कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करने के बाद जनता के लिए वो बहुत सारा काम भी करते थे। तो उस दौर भी ऐसा ही हुआ करता था। उस दौर में कृषि जो होता था बाबू, और कृषि में से बहुत बड़ा इनकम होता था राजा को, बहुत ज़्यादा टैक्स के माध्यम से। कृषि में जो अनाज होता था, चावल, दाल, गेहूँ, चना, बाजरा, मकई जो भी होता था, उसको दबा के बेचा जाता था एकदम खुले बाज़ार में। वो चाहे भारत का बाज़ार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो, उसको बेचा जाता था। बेच के खूब सारा किसान पैसा कमाती थी और टैक्स दबा के राजा को दिया करती थी। तो कृषि से हमारा राजा खूब ठोस होता था, धन से, धन के माध्यम से टैक्स उनको पहुंचता था। तो जो आमदनी है वो राजस्व विभाग विभाग जो संभारता लोग थे वो लोग के ही द्वारा कलेक्ट किया जाता था। और जो आपका इनकम होता था, है ना, उसको बलि कह लो या फिर भाग कह लो, ये सब आपका मौर्य साम्राज्य के अंदर था। जो टैक्स को वसूला जाता था ना, उसी टैक्स को आप बलि कहते थे या फिर भाग कह लो, उसको इसी नाम से पुकारा जाता था। और सन्निधाता, ये भी एक अलग लेवल का टैक्स था, है ना। वित्त मंत्री का एक पद हुआ करता था। वित्त मंत्री का जो पद था उसमें एक समंत हुआ करते थे, समंत कह लो या फिर उसको कोषाध्यक्ष कह लो। ये समंत बहुत बड़े मंत्री होते थे। और सीता अध्यक्ष, ये भी एक बहुत बड़ी मंत्री होती थी। जैसे कि राजकीय कृषि विभाग के अंदर आती थी सीता, कृषि विभाग के अंदर आती थी, उसी को सीता अध्यक्ष कहा जाता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, इस प्रशासनिक ढांचा से कैसा सवाल निकल के आते हैं। जैसे सीता अध्यक्ष वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं कि कृषि विभाग के जो मंत्री होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और ये संपूर्ण कृषि गतिविधियों का जो मेन हेड होते थे, है ना, जो सबसे मेन हेड होता था, वो जैसे सीता भूमि है, तो जो सीता भूमि मौर्य काल में कहा जाता था, ये काफी प्रचलित भूमि होता था। और ये सीता भूमि कंप्लीट रूप से सरकारी भूमि को ही कहा जाता था, है ना। यहाँ से प्रश्न आएंगे, और हमने बहुत सारा सेट बनाया है तो सीता भूमि से प्रश्न आए ही है। तो सीता भूमि जो होता था वो सरकारी भूमि को ही कहा जाता था। सीता भूमि कब? मौर्य साम्राज्य के अंदर सरकारी भूमि को ही सीता भूमि कहा जाता था। और फिर कह लो भाई पन्ना अध्यक्ष, है ना, पन्ना अध्यक्ष, ये वाणिज्य जो होता है आपका, जैसे वाणिज्य अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के ये बहुत बड़े अध्यक्ष होते थे, पन्ना अध्यक्ष। और है ना, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। और फिर कह लो कि जो एक अक्षपटला अध्यक्ष होते थे, अक्षपटला अध्यक्ष, ये भी महालेखा जोखा के बहुत बड़े पद था। ये सब महालेखा जोखा वाले क्षेत्र के। इस प्रकार से मौर्य वंश के अंदर, अगर अब बुक से पढ़ना, क्योंकि हम लेक्चर में तो आपको ठीक ठाक समझ दे रहे हैं, बुक में सब अध्यक्ष जो भी अलग अलग होते थे, क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी, कृषि क्षेत्र के कह लो, भूमि क्षेत्र के कह लो, टैक्स सुधारक, टैक्स कलेक्ट करने वाला, संभारता, हर चीज के बारे में बुक में डिटेल में दिया गया है। एक बार आप जाके उसको पढ़ लेना। और विभिन्न सा जो क्वेश्चन है प्रशासनिक पे मौर्य वंश के, उसको एक बार यूट्यूब से खोज के बना लेना। तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कि यूट्यूब पर सर्च करना ना कि मौर्य वंश का प्रशासनिक जो क्षेत्र है उससे टॉप 100 क्वेश्चन तो निकल के आएगा, तो उसको एक बार मार लेना। तो फिर उससे बाहर नहीं जाएगा और आपको एक ठीक ठाक समझ भी विकसित हो जाएगा। और इस प्रकार से मौर्य वंश एक अच्छा शासन व्यवस्था को चलाने में सफल रहे, अपने अलग अलग क्षेत्र के अन्य आला अधिकारी के दम पे। अपने जितने भी अधिकारी गण थे जो भी टैक्स वगैरह को कलेक्ट करते थे, तो उनके ही दम पे ये अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसको अच्छे से चलाते थे। और इतना बड़ा साम्राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए राजा का सैनिक का भी बहुत बड़ा रोल था, है ना। सैनिक के बिना ये सब चीज़ चल नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा नहीं रहेगा तो सब चीज़ को लूट लिया जाएगा। तो सैनिक विभाग को भी एक बहुत मजबूत ढांचा दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, ठीक है। और सैनिक विभाग का जो हेड होता था उसे सेनापति कह लो भाई, सेनापति कहा जाता था। और सेनापति जो सेना वाला विभाग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था। जैसे कि सैनिक के माध्यम से राज्य में शांति बनाए जाते थे, और राजा का संयोग भी किया जाता था कुछ अलग अलग स्तर पे। उस समय के जो इतिहासकार थे उसको जस्टिस भी कहा जाता था। जैसे
एक नाम है जस्टिस और पिलनी। ये सब बहुत बड़े-बड़े इतिहासकार हैं। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। बहुत बड़े-बड़े इतिहासकार थे। एक नाम का नाम था जस्टिस और पिलनी। ये बताते हैं कि मौर्य काल में लगभग 4 प्रकार के सेना देखने को मिलता है। पहला पैदल सेना, दूसरा हाथी सेना, तीसरा घुड़सवार सेना, चौथा रथ-वथ पे सेना बैठ के चलते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार की सेना मिलते हैं। आप बोलोगे सर समझे नहीं, तो बाबू पैदल सेना जो होते थे वह पैदल यात्रा करके सेना में पार्टिसिपेट करते थे, पैदल ही गोली बंदूक लेके पैदल चलते थे। जो हाथी वाला सेना था बाबू, वो हाथी पर बैठ के युद्ध लड़ता था। जो घुड़सवार था वो घोड़ा पे बैठ के युद्ध लड़ता था, है ना। और जो रथ वाला था तो रथ भी हुआ करता था, उस पे भी सेनापति बैठते थे। तो जो पिलनी इतिहासकार है उनके अनुसार लगभग 6 लाख का पैदल सेना था। कितना? 6 लाख का पैदल सेना था। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और लगभग 60,000 का घुड़सवार सेना था मौर्य वंश के अंदर। बाप रे बाप! 6 लाख का पैदल सेना, 60,000 का घुड़सवार सेना और लगभग बाबू 9,000 का हाथी सेना था। हाथी वाला सेना लगभग 9,000 का था। आप एक हाथी खरीदने का औकात नहीं है, और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को 9-9 हजार हाथी खरीदने का औकात था, है ना। 60,000 घोड़ा, हम लोग को एक घोड़ा नहीं है हमारे घर में, और उस वक्त 60-60 हजार घोड़ा उसके अंदर था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो अलग अलग लेवल का घोड़ा, हाथी, पैदल, हर तरह के सैनिक शामिल थे, ठीक है। और इस सेना के दमखम पर चंद्रगुप्त मौर्य पूरा भारत को जीत लिया। और पिलनी और जो जस्टिन है, जस्टिस जिसे, ये दोनों ही चंद्रगुप्त मौर्य के जो विशाल सेना था उनके अबाउट में बहुत सारी बातें लिखते हैं कि सेना ऐसे था, सेना वैसे था। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी सत्य बातें हैं वो सब तो अपने पुस्तक में लिखे ही, ये दोनों लेखक, जस्टिस हो गए, पिलनी हो गए। अगर ये सब नहीं लिखते तो शायद हम लोगों को आज सत्य पता नहीं चल पाता कि क्या कुछ होता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। और मेगास्थनीज ने कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 6 गुना समिति होती थी। अब ऐसा नहीं कि आपके माइंड से ज्यादा होने लगा है। 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो हो गया है, तो एक काम करो, अब अगला लेक्चर हम कल देंगे, क्योंकि बोलते बोलते मेरा भी मुंह दर्द कर रहा है। और वीडियो आपको आई होप पसंद ही आया होगा। अब प्रशासनिक ढांचा में अगर लास्ट में देखा जाए तो कुछ फैक्ट भी हम पढ़ दिए। तो फैक्ट जो है वो आप थोड़ा खुद से बुक से देख सकते हो धीरे धीरे। और आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, टॉप 100 क्वेश्चन यूट्यूब से खोज लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासनिक ढांचा वाला क्षेत्र है उससे टॉप 100 पोस्ट क्वेश्चन चाहिए। आपको अलग अलग यूट्यूबर आके पढ़ा देंगे, उसको एक बार सॉल्व करना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस क्षेत्र के कौन कौन सा अधिकारी होते थे और किस किस क्षेत्र को संभालने का काम करते थे। यहाँ से पक्का 1-2 सवाल पीटी में देखने को मिलेगा ही। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।